नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इस चीज़ को अब इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया होगा वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनको। हुआ क्या है कि रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो कि रशिया के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज भी हैं, ये इनका नाम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आए हुए थे इंडिया और इंडिया में इनने मुलाकात की एस जयशंकर जी जो हैं उनसे। और इस मीटिंग से पहले भी ये कहा जा रहा था और इस मीटिंग के बाद ये और फाइनली कहा गया कि इंडिया और रशिया एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर बात कर रहे हैं। इसके लिए दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं कि कैसे हमारे दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है, इसमें जो टैक्स लगते हैं उसको कम किया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आई थिंक आप लोग मतलब जानते ही होंगे। यही इसका मतलब है कि एक दूसरे कंट्री से जब ट्रेड करना है तो दोनों पे जो मिलके हम लोग अपना अपना टैक्स है वो कम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रेड है ये और बढ़े और ये करना और आसान हो। उसी के लिए इंडिया और रशिया के बीच बात चल रही है। और ऐसे में आप लोग सोचो, जब वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रही हैं कि रशिया को आइसोलेट करो, रशिया से बिजनेस एंगेजमेंट जो है उसे कम करो, ऐसे में जब कोई कंट्री और इंडिया जैसी कंट्री जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, वो जब ट्रेड की बात करे रशिया के साथ, तो जाहिर सी बात है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको इससे परेशानी तो होगी ही। तो जानेंगे पूरा इसके बारे में, इस इशू में इंडिया के लिए ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ट्रेड एग्रीमेंट। ये मेरा कहना है, हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्यों, इसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, आप लोग को पता होगा कि फरवरी 2022 से रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो शुरुआत हुआ था। उसके बाद से पूरी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो उतर गई थी यूक्रेन के साथ रशिया के खिलाफ, और सबने मिलकर फिर रशिया पे सैंक्शन लगाना हो गया, रशिया पे ऑयल जो उसका है उस पे प्राइस कैप लगाना हो गया, या फिर यूक्रेन को वेपन सप्लाई करना हो गया। इस तरह के बहुत से हथकंडे अपनाए हैं रशिया के खिलाफ। और ऐसे में इंडिया और चाइना जैसी कंट्री जो है वो रशिया के लिए मसीहा बन गई, और इनकी वजह से रशिया जो है वो इतने सारे जो अटैक्स हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसको झेल पाया, उसके अगेंस्ट में रेजिलिएंट खड़ा हो पाया। इस वॉर के बाद से ही इंडिया ने भी और चाइना ने भी मिलकर रशिया से जो ऑयल है, जो उसके साथ ट्रेड है, वो करना ना ही सिर्फ कंटिन्यू रखा बल्कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इंडिया ने धीरे धीरे इस ट्रेड को इतना बढ़ा दिया कि आज के टाइम में रशिया, अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और ये गवर्नमेंट का डाटा है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ डाटा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 44.36 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड है वो हुआ है रशिया और इंडिया के बीच में। और इसका अगर आप लोग टाइम देखें तो ये ट्रेड हुआ है अप्रैल से लेके फरवरी 2023 तक, यानी कि अप्रैल 2022 से लेके फरवरी 2023 तक। मार्च 2023 का इसमें डाटा इंक्लूड नहीं है, और इसलिए बहुत सी जगह ये भी कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो 4था सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है इंडिया का। हो सकता है मार्च का अगर आप लोग इंक्लूड करो तो ये उससे भी ऊपर और चला जाए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट पे अभी इतना ही डाटा आया है तो केवल अभी इन्हीं चीज़ों की मैं बात करूंगा। अभी के टाइम में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि रशिया 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। और इससे पहले वाले ईयर में अगर आप लोग देखो, यानी कि अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक की बात करो, तो इसमें आप लोग देखोगे तो रशिया कहीं टॉप 20 में भी नहीं आता था। रशिया इसमें आप लोग को मिलेगा यहाँ पर 25वें पायदान पे, और बहुत मिनिमम यहाँ आप लोग देख सकते हो 13 बिलियन का जो ट्रेड है वो इन दोनों कंट्रीज के बीच में होता था। ये भी ट्रेड हालांकि इंडिया के फेवर में नहीं था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो -6 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है वो रशिया के अगेंस्ट में था इंडिया का, यानी कि इंडिया रशिया से खरीदता जाता था और इसको बेचता कम था। और ये चीज बढ़ के सीधे इस साल पहुंच गई है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग ने देखा 44.36 बिलियन यूएस डॉलर तक। इससे पहले भी मैंने जो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड है उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने मंथली वाइज एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये इंडिया और रशिया का ट्रेड जो है वो धीरे धीरे बढ़ा। ऑयल ट्रेड के बारे में भी मैंने सब कुछ बताया है, वो वीडियो भी आप लोग देखेंगे तो उसके बाद आप लोग को और ज्यादा समझ में आएगा। उसकी मैं लिंक जो है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो भी मैं चाहूंगा आप लोग जाके देखिए। और अभी की जो कंडीशन है वो जैसा कि हम लोग ने देखा ये है ना। एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि मार्च के महीने में, यानी कि पिछले महीने में, रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल का इंडिया को। यानी रशिया ने इराक को पीछे कर दिया। पहले इंडिया जो है वो इराक से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता था, लेकिन अब रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो ट्रेड है इन दोनों कंट्रीज में इतना ज्यादा बड़ा है, और साथ ही साथ और भी बढ़ता जा रहा है हर महीने ही। खैर, ये तो अलग चीज हो गई। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज पे। यहाँ पर आप लोग देखो कि 38 बिलियन का जो डेफिसिट है इंडिया का वो है रशिया के साथ,
जिसमें से टोटल ट्रेड जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कितना है, 44.36 बिलियन का। तो आप लोग खुद सोचो, 44.36 बिलियन का टोटल ट्रेड है, जिसमें से 38 बिलियन का डेफिसिट है। इसका मतलब है इंडिया तो कुछ एक्सपोर्ट करता ही नहीं, बहुत मिनिमम, ना के बराबर एक्सपोर्ट करता है, खाली इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट में भी क्या ज्यादा इंपोर्ट करता है, हम सबको पता है, ऑयल रशिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। और एक दो चीज और, जैसे कि फर्टिलाइजर जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है रशिया के साथ। इसी के बारे में इंडिया ने शिकायत की थी रशिया के साथ, देखो कि हम लोग आपसे इंपोर्ट तो कर रहे हैं, आपकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है इसके लिए कुछ करो, इसको सस्टेनेबल बनाओ। किसी एक कंट्री के अगेंस्ट में अगर हम लोग हर साल 36 बिलियन, 38 बिलियन, 40 बिलियन अगर पे करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। अब रशिया ने क्या देखा यहाँ पर, ऑलरेडी वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से या फिर बाकी सब चीजों की वजह से जो वेस्टर्न कंपनीज थी, दुनिया भर की जो कंपनीज थी, वो वैसे ही रशिया को छोड़ के भाग रही थी। रशिया के मॉल्स जो है वो वैसे ही खाली हो चुके थे। जो इंपॉर्टेंट आइटम्स भी थे रशिया को, वो भी नहीं मिल पा रहे थे इन वेस्टर्न कंट्रीज से। तो रशिया को भी लगा कि हाँ, यहाँ पर इंडिया को भी प्रॉब्लम है और हमारी भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम लोग जो सामान पहले वेस्टर्न कंट्री से मंगाया जाता था, अब उसको मंगाते हैं इंडिया से। कुछ महीने पहले ही रशिया ने 500 आइटम्स की लिस्ट भेजी इंडिया को कि ये सामान हम लोग को आपसे चाहिए, इसको हम लोग को आप बेचो, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो भी कम होगा और हमारा फायदा भी इससे हो पाएगा। ज्यादातर ये सामान मैं अगर आप लोग को बताऊं तो मशीनरीज थी, इक्विपमेंट्स वगैरह थे, कार वार के इक्विपमेंट्स जो होते हैं, इस तरह के हार्डवेयर सामान थे, प्लस फार्मा, जाहिर सी बात है इसमें होगा। इंडिया जो है, तो देखो आप लोग, चीजें इस तरीके से डेवलप हो गई कि रशिया और इंडिया दोनों ही एक दूसरे के जरूरतें जो है उसको पूरा करने लगे। ये दोनों ही एक दूसरे पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट भी कह लो आप लोग, वो होने लगे और एक दूसरे की जरूरतें, एक दूसरों के जो काम है वो आने लगे। इसी चीज को देखते हुए रशिया ने हाल में एक नई पॉलिसी भी अनाउंस की, जिसमें इसने कहा कि हम लोग जो फ्रेंडली एशियन कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब से इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है उसे बढ़ाएंगे, ताकि वेस्ट के साथ जो हमारे कॉपरेशन थे उसको रिप्लेस किया जा सके इन कंट्रीज के साथ। कहने का मतलब है इंडिया ने दोनों ही काम कर लिए, रशिया की मदद भी कर दी और अपनी जो ऑयल की जरूरत थी वो भी पूरा कर लिया। और इसी चीज में अब ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूचर में भी हम लोग जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो बढ़ाएंगे, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में भी ये जो बढ़ता हुआ ट्रेड है रशिया और इंडिया का, ये और बढ़ेगा। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसी साल ये जो ट्रेड है वो सीधे बढ़ के 44 बिलियन से पहुंच जाएगा 50 बिलियन तक का। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि रशिया आप लोग को दिखे यूएसए के बाद दूसरे नंबर पे, दूसरा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, उस पे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि देखो चाइना से जो ट्रेड है वो धीरे धीरे हर साल घटता जा रहा है। इंडिया का चाह रहा है कि चाइना के साथ जो हमारे ट्रेडिंग रिलेशन है वो कम हो, और यूएसए के साथ जो ट्रेड है उसमें इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। तो वो ट्रेड तो चलो हम लोग के फेवरेबल में है, हम लोग उससे पैसा कमाते हैं कि, लेकिन ये जो रशिया और इंडिया का ट्रेड है ये एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसीलिए आने वाले टाइम में ये ट्रेड जो है ये और भी बढ़ेगा। इसी चीज को देखते हुए कि जब हम दोनों एक दूसरे से ट्रेड कर ही रहे हैं, एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, एक दूसरे से सामान खरीद रहे हैं, हालांकि इंडिया अभी कम बेच रहा है लेकिन फ्यूचर में ये भी बेचेगा, तो क्यों नहीं जो टैक्स लगता है दोनों कंट्रीज पे एक दूसरे कंट्री के इंपोर्टर्स के खिलाफ, उसको कम किया जाए, ताकि ये जो ट्रेड है ये करना और आसान हो जाए और सस्ता पड़े, ट्रेडर्स को फायदा हो, साथ ही हम लोग के इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़े और हम लोग की जो एज ओल्ड फ्रेंडशिप है उसको और भी ज्यादा मजबूती मिले। अब हो सकता है ये सवाल आप लोग के मन में आए कि चलो इंडिया तो रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो रशिया की बहुत ज्यादा जरूरत पूरी कर रहा है, क्योंकि रशिया से बाकी सब अपने एंगेजमेंट कट कर रहे थे, ऐसे में इंडिया ने ऑयल खरीद के रशिया को सहारा दिया, रशिया की बहुत ज्यादा मदद हुई है। लेकिन इंडिया अगर मान लो रशिया से ऑयल नहीं खरीदता तो इसके पास और भी तो ऑप्शन थे, जैसे कि इराक हो गया, मिडिल ईस्ट से ऑयल खरीदना या फिर यूएसए से ऑयल खरीदना। इंडिया को क्या स्पेशल फायदा मिल रहा है जो कि रशिया से ऑयल अगर हम लोग नहीं खरीदते तो हम लोग को नहीं मिलता? देखो सबसे पहले तो अगर मैं आप लोग को बताऊं, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं हो रहा है, ऑयल हम लोग को खरीदना पड़ता ही। हाँ ये है कि रशिया से थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर रशिया से नहीं खरीदते तो और भी ऑप्शन मिल जाते। लेकिन यहाँ पर रशिया से खरीदना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था अगर जियोपॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग तो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो राजतंत्र होता है इसमें सिर्फ इंटरेस्ट बोलता है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूलेस होती है कि आप हमारे अच्छे फ्रेंड है, इतने हमारे आपके साथ रिलेशन, ऐसे ऐसी चीजें हिस्ट्री में हुई है, ये सब कोई चीज भी काम नहीं करती, सिर्फ इंटरेस्ट जो होता है वो बोलता है। रशिया और इंडिया अक्सर जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते थे उस पर हमेशा साथ में क्यों खड़े रहते थे? रशिया हमेशा जो कश्मीर का इशू होता था
उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों वीटो कर देता था? क्योंकि इंडिया और रशिया के ना ही सिर्फ हिस्टोरिकल रिलेशन अच्छे थे, बल्कि इन लोग में जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट थी, डिफेंस एंगेजमेंट थी, वो भी ज्यादा थी। इंडिया जो है वो ज्यादातर अपना जो वेपन्स होता था वो रशिया से ही खरीदता था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डॉलर जो है वो रशिया के पास जाते थे इंडिया से। अब इंडिया चाह रहा है कि डिफेंस के मामले में जो वेपन्स इंडिया खरीदता है दुनिया भर की कंट्रीज को, एक तो उससे थोड़ा डाइवर्स करे, और दूसरा इंडिया चाह रहा है कि बहुत ही ज्यादा हम लोग इंडिपेंडेंट बने इस चीज में, यानी कि अपने जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं और हम लोग इस चीज को सेल करें दुनिया भर की मार्केट में। ऐसे में बहुत ज्यादा नेचुरल है कि रशिया से जो डिफेंस इंपोर्ट था इंडिया का वो कम होगा, और जाहिर सी बात है कम हो भी रहा है। और ये डिफेंस इंपोर्ट खत्म होने का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि और कुछ भी ट्रेड जो है वो इंडिया और रशिया नहीं करते थे मिलके लास्ट ईयर तक, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया। तो जब ऐसी चीज होती कि इंडिया और रशिया के बीच में कोई ट्रेड नहीं रह जाता, तो मेरे को बताओ आप लोग, क्या रशिया के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप थी ये उतना ही ज्यादा स्ट्रांग रह पाती जितना कि पहले थी, जब हम लोग रशिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे डिफेंस का? ये नहीं रह पाती, क्योंकि मेन फैक्टर इंटरेस्ट का है। बिजनेस अलाइनमेंट नहीं रहता तो रशिया के लिए इंडिया और इंडिया के लिए रशिया उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते नहीं, तो इसकी वजह से बाकी जगहों पे भी हमारा जो कॉपरेशन थे वो कम हो जाता, और बाकी कंट्रीज जिसके साथ रशिया के ज्यादा ट्रेड था, ज्यादा रिलेशन थे, वो रशिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। अब चांसेस थी कि इस लिस्ट में वो कंट्रीज भी होती जो इंडिया के नेबर्स हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ, चाइना की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। चाइना रशिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, ज्यादा अच्छा फ्रेंड हो जाता, और चाइना के इंडिया के साथ जो इशू है उसके बाद इस तरीके की चीज अगर होती तो आप लोग समझ ही सकते हो क्या नतीजा होता। इसीलिए ये डिसीजन रशिया के साथ ऑयल खरीदने का ना ही सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, बल्कि ऐसे भी जरूरी था इंडिया के लिए। इससे दोनों कंट्रीज के बीच में जो बिजनेस रिलेशन थे, जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट थी वो बनी रहती, जिसकी वजह से दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट बने रहते। ना ये जो ट्रेड डील की बात हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ रशिया और इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है ईईयू यानी कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और इंडिया के बीच एफटीए साइन करने की। इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में अगर आप लोग देखोगे तो रशिया तो है ही, रशिया के अलावा है बेलारूस, आर्मेनिया, फिर कजाकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान। इन सब की टोटल जीडीपी अगर आप लोग देखोगे तो अराउंड 3.5 ट्रिलियन की टोटल जीडीपी है इन सब की। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हो दो यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी है। इंडिया भी चाहता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है उनके साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी इससे फायदा मिलेगा। तो ये इसका एक और प्लस पॉइंट है। नाउ आप लोग को बता दूं कि जो चाइना है वो ऑलरेडी इस ग्रुप से जो है बात कर चुका है कि हम लोग भी आप लोग से ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो साइन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन लोग ने चाइना के लिए जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाया है। चाइना से इन लोग ने अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर बातचीत करना शुरू नहीं की है, जिसका रीजन आई डोंट थिंक मेरे को बताने की जरूरत है। चाइना का जो ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा चीटिंग भरा होता है। चाइना अपने जो करेंसी होती है उसको मैनिपुलेट करता है ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनको फायदा मिले, और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए अभी तक इन लोगों ने चाइना के साथ जो ट्रेड डील है उस पर उतनी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। लेकिन इंडिया से रशिया के जो डेप्यूटी मिनिस्टर है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वो साइन करवाना चाहते हैं इस ग्रुप का एफटीए, जिसके लिए रशिया को साइन करना पड़ेगा, प्लस बाकी जो 4 कंट्रीज हैं इनको भी पर्सनली ये एग्रीमेंट जो है ये साइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या रशिया के प्रेसिडेंट है सिर्फ उनके साइन करने से हो जाएगा। और सिर्फ यहाँ पर ट्रेड डील की ही बात नहीं हुई है, बल्कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उसके लिए भी बात की गई है, जिसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको फैसिलिटेट करने की बात की गई है। इससे पहले भी इंडिया और रशिया के बीच में एक बीआईटी थी जो 2004 में साइन की गई थी, तो ये बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। एक नए बायलैटरल ट्रीटी साइन करने की बात की गई है इन्वेस्टमेंट में। आप लोग को बता दूं कि रशिया का जो ये ईस्टर्न रीजन है ना, ये थोड़ा अंडर डेवलप्ड रीजन है, और यहाँ रशिया चाहता है कि इंडिया के इन्वेस्टर्स और बाकी इन्वेस्टर्स भी जो है वो इन्वेस्ट करें और ये रीजन जो है ये डेवलप करें। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। इंडिया ये ट्रेड डील जो होता है ये साइन हो पाता है कि नहीं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और बाकी कंट्रीज़ भी हैं, उनके साथ ट्रेड डील ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहा है। ये एक और ट्रेड डील अगर साइन हो जाती है तो ये वाकई बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वही जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यूएसए भी इस समय इंडिया का अच्छा एलाई है, यूरोपियन यूनियन भी इंडिया के साथ कॉपरेशन जो है वो बढ़ाना चाहती है, साथ ही साथ जापान जो है वो भी इंडिया को एज अ पार्टनर देखता है। ऐसे में चांसेस है कि सिर्फ रशिया से हम लोग अपने कॉपरेशन बढ़ाने के चक्कर में हो सकता है जापान या फिर इन सब कंट्रीज से जो पार्टनरशिप है उसको थोड़ा बहुत वीक कर दें। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग को मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट के बारे में बताऊं जो एस जयशंकर जी ने कहा है, वो ये कि हमारी पार्टनरशिप यानी इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है ये हमेशा अटेंशन और कमेंट अट्रैक्ट करती है बाकी सब कंट्रीज से, इसलिए नहीं क्योंकि ये चेंज हो गई है।
बल्कि इसलिए क्योंकि ये चीज़ नहीं होती है। तो ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करती है इंडिया और रशिया के रिलेशन को। और ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।